अमूमन तौर पर बसपा आंदोलन नहीं करती सर, लेकिन इसी आंदोलन को समर्थन क्यों? तो आदरणीय बहन जी ने देखिए, एक की जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उस डिसीजन के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि माननीय बहन जी देखिए स्टार्टिंग से बहुत बोल्ड रही हैं, न डरने वाली है न झुकने वाली है। और उसके बाद ही सरकार सत्ते में आई। सरकार ने कहा कि हम SC/ST का जो वर्गीकरण है हम नहीं करेंगे। एक दिखावा किया गया, ढोंग किया गया कि 100 सांसद, दलित सांसद उनके पास मिलने पहुंचे हैं। जो समाज के साथ में अगर हम सब खड़े नहीं हो पाएंगे तो ऐसे मंत्री पद का हमें क्या मोल है, उसका क्या वैल्यू है मंत्री पद की। संवैधानिक अधिकार ना हो, रिजर्वेशन ना हो तो आप नहीं बैठ सकते वहाँ पर, कभी सोच भी नहीं सकते। आने वाली जनरेशन भी आपकी नहीं सोच सकती। तो अगर आप अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए आज एक नहीं हो सकते, कैसे होंगे, कब होंगे? मैं तो OBC के भाइयों से भी कहता हूँ, आप लोगों को भी कल समर्थन करना चाहिए कि अभी SC/ST का वर्गीकरण हुआ है, क्रीमी लेयर का सिस्टम बनाया गया है, तो इसी को आधार मान के कल को दूसरा भी डिसीजन आ जाएगा जिसमें OBC के लोगों को भी क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। तब आप क्या करोगे? वही तो लग रहा है कि घर तो तुम्हारे घर में आग लगी, मेरे घर में नहीं लगी, तो अभी तो मजे ले रहे हो। घर तुम आग तो लग चुकी है, ये आग वहां तक भी पहुंचने वाली है। अगर आदरणीय बहन जी ने इस पूरे मामले को टेकअप नहीं किया होता तो क्या ये मामला उठने वाला था? पूरी की पूरी तरह दबा हुआ था। 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक किसी ने कुछ नहीं बोला। 4 से लेकर के 10 तक कोई कुछ नहीं बोला, पार्लियामेंट चलती रही। और 10 तारीख को जब माननीय बहन जी ने इस मुद्दे को लेकर दहाड़ा है, तब जाके सारी पार्टियों को अपने अपने पत्ते खोलने पड़े, सबको अपने अपने सफाई में बोलना पड़ा। अभी जो भी लोग इससे सोच रहे थे कि संविधान बचाने के चक्कर में वोट मिल गया, मैं सही बात है, आपने वोट ले लिया, लेकिन आज संविधान बचाने के लिए आप आगे नहीं आए तो समाज ये समझ गया कि हम कहीं ना कहीं से धोखा खा गए हैं। जो और लोग कह रहे थे कि BSP कमज़ोर हो गई, BSP कमज़ोर, नो डाउट हमारे पास एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, लेकिन BSP की आवाज़ पूरे देश के अंदर गूंजती है। और माननीय बहन जी जब भी बोलती हैं तो पूरे देश उनको ध्यान से सुनता है, एक एक लीडर उनको ध्यान से सुनता है। सत्ता पक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, सभी उनको सुनते हैं, और मेरा बहुजन समाज भी उनको सुनता है। SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण के मामले को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में एक विरोधाभास वाला माहौल है, आने वाले 21 अगस्त को इस पर एक बड़ा ऐलान भी किया गया है कि भारत बंद होगा। ऐसे में इस पूरे के पूरे भारत बंद के ऐलान पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए भी अपना समर्थन दे दिया गया है। आखिर इसका प्रारूप किस तरीके से रहेगा, बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन क्यों दिया और इस समर्थन में किस तरीके से अब बसपा की भूमिका रहेगी, वो तमाम चीज़ों को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। 21 अगस्त पर जो भारत बंद किया गया है, शुरुआती दौर से बसपा इस SC/ST वर्गीकरण के मामले को लेकर अपना विरोध जता रही है। ये समर्थन क्यों किया गया है? सबसे पहला देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो निर्णय 1 तारीख को आया और इससे पहले भी 5 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया था, और उस फैसले में ये कहा गया था कि SC/ST का वर्गीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो आधार लिया गया है वो सामाजिक आधार है, सामाजिक बैकवर्डनेस का आधार है, और जिसमें इकोनॉमिक आधार हो सकता है, लेकिन मेन जो सामाजिक बैकवर्डनेस माने कि छुआछूत है, जातवाद है, इनके साथ होता है, इनके साथ में अत्याचार होता है, इनके साथ में जुर्म ज्यादती होती है। और आप ये खुद महसूस कर रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर दलितों में कुछ खास जातियों को ही टारगेट किया जाता है, और अगर उन्हीं को क्रीमी लेयर बता करके उनको संवैधानिक अधिकारों से दूर किया जाएगा तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं मानता हूं कि अगर कोई भी बात, किसी भी कोई संवैधानिक बात है, कोई बात उसमें अपडेट करनी है या कोई उसमें कुछ संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो ये काम है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में वो मुद्दा जाना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज अपना आधार रखेंगी कि किस आधार पे होना चाहिए, उस आधार पर फिर वह बहस होगी। बहस होने के बाद पार्लियामेंट निर्णय लेता है कि ये राइट है या रॉन्ग है, कि संविधान के अंदर जो बात लिखी गई है उस पर संवैधानिक बहस हुई है, बिना बहस के कोई बात उसमें नहीं लिखी गई है, बाकायदा चर्चा हुई है, पक्ष के
बड़े से बड़े नेताओं ने, इतिहासकारों ने उस पर चर्चा की है, उसके बाद उस बात को वहाँ पे लिखा है। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 41 में जो भी लिखा, तो वो बहस के बिना कुछ भी नहीं हुआ है, वो बहस हुआ बकायदा। तो जो संविधान के अंदर जो बहस हुआ, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन जो बहस किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस के बाद उसमें अचानक इस तरह के निर्णय जो है वो हमारे जो समाज को कहीं ना कहीं से मैं समझता हूँ कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं उनको लगता है कि हमारे बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार पे हमारे पे कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात को रखना संवैधानिक तरीके से कोई जायज़ नहीं है, गलत नहीं है, जायज़ है। और हम संवैधानिक तरीके से ही आदरणीय बहन जी के निर्देशन में कल पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के जिला मुख्यालय पे सभी लोग इकट्ठे होकर के अपना अपना ज्ञापन दे रहे हैं। अमूमन तौर पर बसपा आंदोलन नहीं करती सर, लेकिन इसी आंदोलन को समर्थन क्यों? पिछली बार भी 2 अप्रैल का एक आंदोलन हुआ, लेकिन उस पर समर्थन नहीं, इस वाले आंदोलन पर क्यों समर्थन? नहीं, मेरे जो नॉलेज में है 2 अप्रैल को भी समर्थन हुआ था। और उसमें माननीय बहन जी ने समर्थन दिया कि क्योंकि वो SC/ST का जो संवैधानिक अधिकार था, मैं कहूँ कि संविधान ने एक सुरक्षा कवच दिया है और उस सुरक्षा कवच को ही कहते हैं SC/ST एक्ट। अगर SC/ST एक्ट हटा देंगे तो हमारे लोगों पे कौन सुरक्षा करेगा? उस एक्ट के होने के बाद भी आज पूरे देश के अंदर दलित बच्चों के साथ में बलात्कार होता है, मर्डर होता है, युवाओं को साथ में मर्डर होता है, युवाओं को पकड़ के लाते हैं थाने में पीट-पीट के, जातीय वैमनस्यता की वजह से इतना पीटते हैं उनकी मौत हो जाती है। कोई तो सुनने वाला नहीं है। तो अगर हम अपने संवैधानिक अधिकारों को भी अगर ऐसे ही चुपचाप बैठ करके घर में बैठ के अगर खो देंगे, तो कौन हमारे आने वाली जनरेशन को बचाएगा? तो आदरणीय बहन जी ने देखिए, एक की जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उस डिसीजन के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं पा रहा था। क्योंकि माननीय बहन जी देखिए स्टार्टिंग से बहुत बोल्ड रही हैं, न डरने वाली हैं, न झुकने वाली हैं। और जब हमारे समाज पे कोई बात आएगी तो बहन जी पीछे नहीं हटती। और समाज के साथ में कुछ इस तरह होगा तो फिर बहन जी ने कमान संभाली इस पूरे मूवमेंट की। और कमान संभालने के बाद 4 तारीख को माननीय बहन जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कई सारे ट्वीट भी किए, 10 तारीख को भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद ही सरकार सत्ते में आई। सरकार ने कहा कि हम SC/ST का जो वर्गीकरण है हम नहीं करेंगे। एक दिखावा किया गया, ढोंग किया गया कि 100 सांसद, दलित सांसद उनके पास मिलने पहुंचे हैं। वो सब प्री प्लान था एवरीथिंग। अगर उनके मंशा साफ थी कि SC/ST में वर्गीकरण नहीं करेंगे, तो हरियाणा में वहाँ के मुख्यमंत्री ने कैसे कर दिया और उन्होंने कैसे लिख कर भेज दिया कि हम ये लिख कर दे रहे हैं और चुनाव आयोग इस पे निर्णय ले। क्या संवैधानिक है क्या? आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है, वो करेंगे तो करेंगे, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं। और उसके कुछ ही दिन बाद वोटों की राजनीति के लिए आप इस तरह से करते हैं। मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में कहा था कि 24 सितंबर 1932 के बाद जो चमचा युग शुरू हुआ, वो एक बंदे के लिए था कि जो बंदा उनके लोगों के इशारे पे इलेक्ट होगा और इलेक्ट होने के बाद वो उनके इशारे पे काम करेगा। मैं कहता हूँ पार्लियामेंट के अंदर 100 सांसद जो लोग मिलने गए, अगर 100 सांसद बोल देते कि अगर समाज के रिजर्वेशन में और संवैधानिक अधिकार पे हमारे हमला होगा तो हम सब रिजाइन कर रहे हैं, तो रिजाइन क्यों नहीं किया? कई मिनिस्टर जो अभी आप देखिए कि उधर बिहार के मिनिस्टर हैं, वो तो बोलते हैं कि सरकार रिजर्वेशन के पक्ष में है और वो मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, लेटरल एंट्री के जरिए 45 वैकेंसी निकाल दी गई, SC/ST OBC का हक खत्म कर दिया गया वहाँ पर। आप उसके बाद भी देखिए बिहार के अंदर जो क्रीमी लेयर में उनकी कम्युनिटी अलग कर दी गई, वो कम्युनिटी अलग हो जाएगी, लेकिन अभी भी वो मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब समाज के साथ में अगर हम सब खड़े नहीं हो पाएंगे तो ऐसे मंत्री पद का हमें क्या मोल है, उसका क्या वैल्यू है मंत्री पद की? आपको याद होगा जब आदरणीय बहन जी और बाबा साहब ने अपनी लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन किया था, कहा जब मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकता, मैं उनको उनके हक की बात नहीं रख सकता, मैं अगर अपनी बात जो मैं इस देश की तरक्की के लिए रखना चाहता हूँ वो भी नहीं रख सकता, तो मैं लॉ मिनिस्टर रह करके क्या करूँ? बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया था। और आपको याद होगा कि जब साबिरपुर कांड हुआ था, सहारनपुर वाला, आदरणीय बहन जी ने वहाँ पे बोलने का दिया था और बोलने का जैसे दिया तो बोलने के लिए उन्होंने मात्र शायद 2 या 3 मिनट का टाइम दिया था।
तो बहन ने कहा कि मेरा समाज बड़ा है, उसके साथ में अत्याचार हो रहा है, पूरा गांव फूंक दिया गया, कई लोगों को मार दिया गया, और आप कहते हैं बात 3 मिनट में पूरी हो जाए? कैसे पूरी हो जाएगी? अगर आप मेरे समाज को, मेरी समाज के साथ में जो दर्द हो रहा है, उस समाज के दर्द को मैं रख नहीं सकती पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं पार्लियामेंट में नहीं रहूंगी। बहन ने रिजाइन कर दिया। तो जब तक इस तरह की बोल्डनेस हमारे दलित नेताओं में नहीं आएगी, तब तक हमारे दलितों का शोषण होता रहेगा। आज मैं कहता हूं, अगर ये जो बैठे हुए लोग हैं, किसी पार्टी में जो बैठे हुए हैं, आपके बाबा साहब के संविधान की वजह से आप वहां बैठे हुए हैं। संवैधानिक अधिकार ना हो, रिजर्वेशन ना हो, तो आप नहीं बैठ सकते वहां पर, कभी सोच भी नहीं सकते। आने वाली जनरेशन भी आपकी नहीं सोच सकती। तो अगर आप अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए आज एक नहीं हो सकते, तो कैसे होंगे? कब होंगे एक आप? जब सब खत्म हो जाएगा। मैं तो ओबीसी के भाइयों से भी कहता हूँ, आप लोगों को भी कल समर्थन करना चाहिए कि अभी SC ST का वर्गीकरण हुआ है, क्रीमी लेयर का सिस्टम बनाया गया है, तो इसी को आधार मान के कल को दूसरा भी डिसीजन आ जाएगा जिसमें ओबीसी के लोगों को भी क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। तब आप क्या करोगे? अभी तो लग रहा है कि घर तो तुम्हारे घर में आग लगी, मेरे घर में नहीं लगी, तो अभी तो मजे ले रहे हो। घर तो आग तो लग चुकी है, ये आग वहां तक भी पहुंचने वाली है। जिस तरीके से अभी आंदोलन आने वाली 21 तारीख को होने वाला है सर, मोस्टली ये देखा जाता है कि बसपा की तो आंदोलन की भूमिका नहीं होती, लेकिन तमाम चीज़ें आपने स्पष्ट की है। एक बात ये भी है कि आज भी जो है जंतर मंतर पर तमाम जो इस SC ST के वर्गीकरण के मसले को लेकर कुछ जो संगठन है, जो कहीं न कहीं शेड्यूल कास्ट से आती कुछ जाति है, वो इसका समर्थन करते हुए प्रदर्शन कर रही है। उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या बात उनको क्यों नहीं समझ में आ रही, या फिर कहीं न कहीं किस तरीके से वो किस सोच को लेकर चल रहे? देखिए, बाबा साहब की बात को याद रखना चाहिए, संगठित रहो, संघर्ष करो, ठीक है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अब जो बाबा साहब की विचारधारा को लेके चलते हैं, कहावत होती है कि बिहार में लोग कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति में माला और विचारधारा में ताला लगा के दिमाग में रखते हैं लोग। जो बहुत माला पहनाते हैं, उनकी विचारधारा में लॉक लगा के बैठते हैं। जब उनको ये बात समझ नहीं आ रही, संगठित रहो, और संगठित हो नहीं रहोगे तो बात नहीं बनेगी। अलग अलग जा करके आप अपनी बात रखो, उससे क्या होने वाला? आपकी कोई बात सुनने वाला है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आदरणीय बहन जी ने इस पूरे मामले को टेकअप नहीं किया होता, तो क्या ये मामला उठने वाला था? पूरी की पूरी तरह दबा हुआ था। 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक किसी ने कुछ नहीं बोला, 4 से लेकर के 10 तक कोई कुछ नहीं बोला, पार्लियामेंट चलती रही। और 10 तारीख को जब बाने बहन जी ने इस मुद्दे को लेकर दहाड़ा है, तब जाके सारी पार्टियों को अपने अपने पत्ते खोलने पड़े, सबको अपने अपने सफाई में बोलना पड़ा। तो इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में जाकर के कोई फायदा नहीं होने वाला है। ताकत दिखानी है तो एक साथ आओ, एक साथ खड़े हो जाओगे तो वो आपकी जो यूनिटी है, आपकी जो संख्या, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वही हमारी ताकत बन के आ जाएगी। ताकत वो होती है, अलग अलग बटने से ताकत नहीं बनती। मैं बसपा ने तो वो बटे ना एक साथ आए। बसपा ने तो समर्थन किया है 21 अगस्त का, लेकिन संविधान बचाने के नाम पर जिन्होंने वोट बटोरा, कांग्रेस और सपा, इनका समर्थन क्यों नहीं? अब देखिए, मैंने पहले कहा था, उनको लग रहा कि अभी ये आग जो है इनके घर में लगी, हमारे घर में नहीं लगी है, तो उनको ये मालूम नहीं है कि वो आग वहां तक भी पहुंचेगी। अगर आग को रोका ना जाए तो आग वहां तक भी पहुंचेगी। तो अभी जो भी लोग इससे सोच रहे थे कि संविधान बचाने के चक्कर में वोट मिल गया, मैं सही बात है, आपने वोट ले लिया, लेकिन आज संविधान बचाने के लिए आप आगे नहीं आए, तो समाज ये समझ गया कि हम कहीं ना कहीं से धोखा खा गए हैं। आने वाले समय में हम धोखा नहीं खाएंगे। अभी आपको उपचुनाव में आपको इसकी बानगी दिखाई पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये राजनीतिक संदेश जाएगा इस बार। जो और लोग कह रहे थे कि बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी कमजोर, नो डाउट हमारे पास एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, लेकिन बीएसपी की आवाज पूरे देश के अंदर गूंजती है। और माननीय बहन जी जब भी बोलती हैं तो पूरे देश उनको ध्यान से सुनता है, एक एक लीडर उनको ध्यान से सुनता है। सत्ता पक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, सभी उनको सुनते हैं, और मेरा बहुजन समाज भी उनको सुनता है माननीय बहन जी को। तो कोई कमजोर मत समझे बीएसपी को, 100%। जो मीडिया है, मीडिया की भूमिका हमेशा बसपा को जिस तरीके से दरकिनार करने वाली या फिर उसको बदनाम करने वाली कहने की देखी जाती है। 21 अगस्त के मसले पर किसी भी तरीके का कोई अगर अराजक तत्व वाली कोई घटनाएं होती है, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि बसपा को बदनाम किया जाए। देखिए, माननीय बहन जी ने साफ निर्देश दिया और हम लोगों ने, सभी लोगों ने
ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पर्सनली सबको फ़ोन करके बोल भी रहे हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्षों ने भी लेटर पैड के जरिए मीडिया में भेजा हुआ है और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी ने भी बोला कि हमारा हमारा जो जो भी है सब शांति प्रिय है, शांतिपूर्वक ही होगा। देखिए, हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और माननीय बहन जी हमेशा शुरुआत से अनुशासन को लेकर के चली हैं और मैं 100% श्योर हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो मानने वाले लोग हैं और जो बाबा साहब को मानते हैं, वो कभी भी इस तरह की तोड़-फोड़, उपद्रव, दंगा, फसाद, आगजनी में नहीं फँसने वाले। देखिए, हम तो अपना सिंपल सा मेमोरेंडम है, हमारी संख्या हमारी ताकत है। हम उस संख्या के दम पर जा कर के हम कलेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे कि अध्यादेश लेकर के आइए और हमारे इसको रोका जाए और पार्लियामेंट में हमारे एससी, एसटी और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि इस तरह की कोई बार-बार दिक्कतें ना उत्पन्न ना होने पाएँ। ये सिस्टम है। प्रारूप क्या होगा सर ये पूरे आंदोलन का? किस तरीके से आंदोलन शुरू होगा और कहाँ तक के पहुँचेगा? कार्यकर्ताओं की भूमिका इसमें किस तरीके से होगी, समर्थकों की? जितने मैं जितने भी स्टेट को मैं देख रहा हूँ काम, उन स्टेटों में साफ-साफ उनको डायरेक्शन दे दिया गया है कि लोकल के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो इम्पोर्टेंट ज़िलों में जाएँगे, वहाँ पे कमान संभालेंगे और आज ही एक लेटर वो कलेक्टर को भेजेंगे और उनसे टाइम लेंगे अपना ज्ञापन देने के लिए। फिर वो कल एक ज्ञापन को लेकर के एक प्लेस पे कहीं भी अपना एक फिक्स करेंगे, स्थान फिक्स करेंगे। उस स्थान पे इकट्ठे होकर के शांतिपूर्वक अपने संविधान के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में नारेबाजी करते हुए, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी तोड़-फोड़ के शांतिपूर्वक वहाँ से वो कलेक्टर की तरफ मूवमेंट करेंगे। वहाँ कलेक्टर को राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन सौंप करके एक छोटी सभा या कुछ भी कर सकते हैं, वरना सभा नहीं करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, अपना ज्ञापन देके वापस चले आएँगे। देखिए, ये हमारा एक मेन मोटो रहेगा और जो दुकानें बंद करना चाहते हैं हमारे सम्मान में, तो ठीक है, जो नहीं बंद करना चाहते वो हम उसमें कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हम उन्हें आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि जो हमारे लिए आज साथ नहीं खड़े हो सकते, 2, 4, 5 घंटे के लिए दुकान नहीं बंद कर सकते हैं, तो उनकी दुकानों से हमको सामान भी नहीं खरीदेंगे। 40% आबादी हमारी है, एससी, एसटी 40% है। अगर 40% लोग चाह जाएँ कि हम ये बंदा हम दुकानदार मेरे अधिकारों के लिए मेरे साथ में नहीं आया, तो इसको बहिष्कार कर देंगे, तो बहिष्कार कर दो। अगली बार आपके घुटनों के पीछे-पीछे घूमेगा वो। यही तरीका होता है, शांतिपूर्वक काम करना है। सर ये एक आखिरी यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ये आंदोलन अब 21 तारीख को कल होने वाला है, बसपा ने समर्थन दिया है। अब ये समर्थन जिस तरीके से अब कलेक्टर के ऑफिस तक ज्ञापन पहुंचाने का काम किया जाएगा, बसपा का अगला पड़ाव क्या होगा? क्योंकि हरियाणा में आपने शुरुआती दौर पर कहा है कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, सांसद तो मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन आश्वासन मिला है, उस पर कोई भी तरीके से एक्शन मोड पर नहीं है, लेकिन हरियाणा में लागू करने का काम किया गया है। तो बसपा का अगला पड़ाव क्या होगा कि ये तमाम जो निर्णय है पलटा नहीं जाएगा? अभी हरियाणा में लागू नहीं हुआ है, लागू करने के लिए इन्होंने चुनाव आयोग को भेजा है, अपने मंत्रिमंडल से उसको पास करके उन्होंने भेज दिया है और कहा इसे लागू किया जाए। तो मैं कहता हूँ कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो देश हित में हो, समाज को बांटने वाली ना हो और सिर्फ राजनीतिक पावर के लिए हम इस तरह की बुनियाद को ना खड़ा करें। राजनीति किसी की अमर नहीं है, राजनीति आती और जाती रहती है। लोकतंत्र है, कोई दूसरा आएगा, आज जाएगा, हो सकता है जो बहुत समय से वेट कर रहा हो, आज नहीं तो कल वो भी आएगा। तो राजनीति हमेशा साफ-सुथरी होनी चाहिए, जो देश को बाँटने वाली ना हो, देश को एक करने वाली हो, देश की तरक्की को लेके आगे बढ़ने वाली हो। सिर्फ राजनीतिक पावर के लिए हम कोई उल्टे-पुल्टे फैसले ना लें। मैं तो यही कहूँगा और ये भी जो अगला आपने पूछा कि अगला क्या पड़ाव रहेगा, देखिए अब ये कल हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के बाद अपना जो भी है, उसके बाद माननीय बहन जी का जो भी निर्देश हम लोगों को मिलेगा, उस निर्देश पे काम करेंगे। तो तमाम चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है कि जो कल भारत बंद का जो आंदोलन होने वाला है, जो एससी-एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के मसले को लेकर है, बसपा ने इसका समर्थन किया है। किस तरीके से प्रारूप रहेगा, आंदोलन की भूमिका क्या कुछ होगी, वो तमाम चीज़ें हमने आपके साथ साझा की है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है और बसपा ने जो समर्थन दिया, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।